ओके स्टूडेंट, हम लोग 16 नंबर ग्रुप पढ़ रहे थे और 16 ग्रुप में हम लोग पहले से जानते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में जानकारी लिए थे। जैसे 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं ये हम लोग जान चुके हैं, जिसका सूत्र है ऊ से टे पो। तो हम लोग ऑक्सीजन के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं और आज सल्फर के बारे में जानेंगे। सल्फर के बारे में हम लोग को पहले से जानकारी है कि सल्फर अधातु है और इसका अपर रूप के बारे में हम लोग जान रहे हैं। सल्फर के अपर रूप इंग्लिश में इसको एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर कहते हैं और ये दो प्रकार के जनरली होते हैं, जिसको पहला कहा जाता है विषम लंबाक्ष सल्फर, चूँकि इसका हिंदी है विषम लंबाक्ष सल्फर, और दूसरा एकंताक्ष सल्फर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। इसका और भी नाम से हम इसे जानते हैं, जैसे इसको बोलते हैं अल्फा सल्फर, और जबकि इसे हम लोग बीटा सल्फर के भी नाम से जानते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी इनऑर्गेनिक करेंगे तो साथ में पेन कॉपी लेके ही बैठेंगे और इसे बार बार कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे जिससे आपको याद हो। तो एक बार और देखिए, हम लोग सल्फर के अपर रूप पढ़ रहे हैं, एलोट्रोप ऑफ सल्फर, जिसमें सल्फर के दो अपर रूप होते हैं, एक ऑर्थोरोम्बिक, दूसरा मोनोक्लिनिक। इसको हिंदी में विषम लंबाक्ष सल्फर और दूसरा एकंताक्ष सल्फर के नाम से भी जानते हैं। इसको और भी अल्फा सल्फर और साथ में बीटा सल्फर कहते हैं, जबकि ये पीला कलर का होता है, इसीलिए हम लोग इसको और नाम से भी जानते हैं, जैसे येलो सल्फर भी इसको बोलते हैं, येलो सल्फर। जबकि हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर या एकंताक्ष सल्फर या बीटा सल्फर को प्रिज्मेटिक सल्फर भी बोलते हैं, प्रिज्मेटिक सल्फर। तो हम लोग बार बार देख रहे हैं, आप बार बार याद रखें कि जो एलोट्रोप ऑफ सल्फर होता है वो दो तरह का होता है। पहला विषम लंबाक्ष, जबकि दूसरा एकंताक्ष ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, जबकि मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक को हम लोग पहले से इसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं और ये पीला कलर का होता है तो येलो सल्फर बोलते हैं, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर और प्रिज्मेटिक सल्फर बोलते हैं। अब बात है कि ये दोनों अपर रूप सल्फर के पाए जाते हैं जो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे इसको बनाए कैसे? इसको बनाने के लिए हमारे पास इसको हीट करना पड़ेगा। अगर हम इसको हीट करते हैं, इसके लिए जो हम लोग याद रखेंगे, हीट कहने का मतलब है कि जब विषम लंबाक्ष सल्फर से जब उसको गर्म करते हैं तो ये एकंताक्ष सल्फर में कन्वर्ट होता है, जैसे ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक में और अल्फा से बीटा में। तो इसको कितना डिग्री पे गर्म करेंगे ये जानने के लिए हम लोग 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। जैसे 3 एकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 केल्विन पर इसे गर्म करेंगे। और 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार। अगर 3 बार हम पढ़ेंगे तो 369, 3 एकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 जा 9। याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का पहाड़ा 3 बार। और अगर हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर से हमारे पास बीटा रोम्बिक सल्फर आएगा और इसको हीट करेंगे, जिसका टेम्परेचर होता है 369, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 बार हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक से बीटा रोम्बिक में हमारे पास क्या होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे बार बार आप लिखते रहें। अभी 2 प्रकार का सल्फर का हम लोग भी ये अपर रूप जाने हैं, और एक से दूसरे में कन्वर्सन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर 369 कर देंगे और 3 का पहाड़ा बार बार 3 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 369 हमारे पास आ जाएगा। तो ये इतना उष्मा देने पर भी हमारे पास काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसे नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास
जो सल्फर होता है ये 8 मॉलिक्यूल जो इसका एटम ये साथ में रहता है, जैसे S8 और S6 के फॉर्म में है ये। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो S8 पहले से हम लोग जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े थे कि ये क्राउन शेप का होता है। क्राउन कहने का मतलब है कि आपका ताज के शेप का होता है। जरा देखेंगे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 6 7 8 इस तरह से हम लोग क्राउन बनाते हैं। इस तरह से ही हम लोग बनाते हैं। ऊपर 4 रखेंगे और नीचे 3 रखेंगे। एक बार और देखते हैं। ऊपर 4 रखेंगे, नीचे 3 रखेंगे। तो 1 2 3 4, ऊपर 4 रखेंगे, नीचे 3 रखेंगे। तो 1 सल्फर, 2 3 4। तो 4 सल्फर, 1 2 3 4 5 सल्फर ऊपर रखेंगे और फिर 3 सल्फर नीचे रखेंगे, जिससे क्या होगा कि एक क्राउन का शेप बन पाएगा। तो 1 2 और 3 सल्फर नीचे रखेंगे और ये कैसा बन गया? क्राउन का शेप बन चुका है। हमारे पास क्राउन का शेप बन चुका है। एक बार और देखें हम लोग इसको, जिससे बार बार देखने से क्या होगा कि हमारे पास क्राउन का शेप बनेगा। तो हम लोग जो क्राउन का शेप बना रहे हैं सल्फर 8, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, 1 सल्फर यहाँ डालेंगे, 1 2 3 4 सल्फर और 5 सल्फर डाला हमने। फिर 6 7 8 और इस तरह से हमारा क्राउन बनके तैयार हो गया। और ये जो शेप है ये क्राउन शेप है। और कोई भी जैसे आते हैं उसको पहना दीजिए क्राउन शेप और वो खुश हो जाएगा। और वो खुश हो चुका है। ये क्राउन शेप क्राउन पहने हुआ है। बार बार हम लोग क्राउन बना के देखेंगे। दूसरा हमारे पास जो S6 सल्फर आता है वो चेयर शेप में है। और चेयर हम लोग कैसे बनाते हैं? चेयर शेप कहने का मतलब है कि इस तरह से चेयर होता है, लोग ऐसे बैठते हैं। और इसी शेप को हम लोग क्या करेंगे कि बनाएंगे चेयर शेप में। तो चेयर शेप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक यहाँ रखेंगे और 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6 1 2 3 1 2 3। तो फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जो शेप आएगा ये चेयर शेप है हमारे पास। और चेयर शेप के फॉर्म में है। तो चेयर शेप में हम लोग देख रहे हैं इस तरह से। फिर से हम लोग ट्राई करेंगे चेयर के लिए। तो इस तरह का चेयर होता है, हम लोग देख ही रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 और फिर 6। इस तरह का चेयर होता है। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से कोई भी इंसान लेटा हुआ है तो ये चेयर शेप हुआ। तो हम लोग देखें कि हमारे पास 2 अपर रूप है। पहला जो है वो क्राउन शेप में है। क्राउन कैसे बनाना है? 1 2 3 4 5 और 3 नीचे। और इस तरह से हम क्राउन बनाते हैं। तो आप इसे बार बार क्या करें कि प्रैक्टिस करते रहें। और जो दूसरा है ये चेयर शेप है। चेयर इसी प्रकार होता है, चेयर शेप, कुर्सी शेप। तो फिर से बना के हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए जरा, फिर से कोशिश करते हैं बना के कैसे बनेगा। और आप भी प्रैक्टिस करिए। क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5। तो 1 सल्फर यहाँ, 2 3 4 5। ये ऊपर
5 ऊपर देंगे और 3 नीचे देना है हमको, 1 2 3। और इस तरह से हमारा क्राउन बन के तैयार हो गया। जबकि चेयर बनाने के लिए हमारे पास, चेयर के लिए हम क्या करेंगे कि 6 है, इसमें 8 है। चेयर के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक तो यहाँ देते हैं और फिर 2 3 4 और फिर 5 6 7। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि चेयर से बनाते हैं। तो इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करें तो हमारे पास 2 है, S8 का क्राउन शेप और S6 का चेयर शेप। इसे बार बार प्रैक्टिस करें और स्क्रीनशॉट ले, नोट करें। ओके, तो हम लोग अपर रूप के बारे में और उसके संरचना के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास, जो आप लोग पहले से जाने हैं, Na2H2O3, जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, जो पहले से आप देखे होंगे 11th में। अगर सही 11 देखे होंगे तो मेरा तो कोशिश है कि जो लोग 11 नहीं भी किए हैं, कम पढ़े हैं और लॉकडाउन के कारण पढ़ नहीं पाए, तो उनको 12th में ही उस लेवल तक समझा देना जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होगा। तो जो सोडियम थायोसल्फेट है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका जो पहला यौगिक है इम्पोर्टेंट, ये सोडियम सायोथल्फेट है। और जो थायोसल्फेट होता है, जो हम लोग सल्फर के बारे में जानते हैं कि जो हम लोग ठीक जानते थे, उ स से टी टे ओ, इसमें जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है 16 नंबर ग्रुप का, वो 6 होता है। 2 और 6 होता है बाह्यतम कोश में। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 6। तो ये मैक्सिमम बंधन 6 बना सकता है। 6 बंधन बनाते हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल होता नहीं है, जिसके कारण ये 6 बंधन मैक्सिमम नहीं बना पाता है। लेकिन इससे नीचे जितने भी तत्व होते हैं वो 6 बंधन बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन ये कैसे इसका संरचना है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर का, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका बात करेंगे स्ट्रक्चर का कि स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर Na+ है। Na जो होता है सोडियम, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ में आता है। तो 2 सोडियम है, तो यहाँ पर +2 है। तो ये पूरा हमारे पास क्या होना चाहिए, -2 में होना चाहिए। और ये +1 है, एक के लिए, 2 के लिए +2 है हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो जो सल्फर ग्रुप है इसका -2 है और ये +1 है, तो 2 + 2 है। तो इसका संरचना देखने के लिए हमारे पास हम लोग देखेंगे कि जो सल्फर है उसका 6 बॉन्ड यहाँ पर होता है। तो 2 सल्फर तो पहले कनेक्ट होंगे इस तरह आपस में, और जब S2 होते हैं तो हम लोग जानते हैं पहले से, जो डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, जो थोड़ी देर में हमने बात किया था पहले भी पिछले क्लास में, और आगे अभी तुरंत देखेंगे। तो ये हुआ, और 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड से 1 हो चुका है, दूसरा डबल बॉन्ड से 2 हो चुका है, और तीसरा यहाँ पर हो चुका है। तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन और 1 सल्फर है। अब हम देखेंगे कि जो बॉन्ड है यहाँ पर, वो 6 बॉन्ड सल्फर का आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अभी संरचना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है, इसमें बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, 3 अभी
बाकी है। तो इसके लिए क्या है कि जो नेक्स्ट बंधन बनेगा वहाँ एक सोडियम यहाँ पर आ जाएगा और फिर एक सोडियम हमारे पास यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जबकि सोडियम पर जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर स्लाइटली नेगेटिव आएगा, सोडियम पर प्लस और इस पर माइनस। और पहले से हम लोग जानते हैं कि यहाँ 2 माइनस है, 2 माइनस है। तो ये जो संरचना है, ये जो संरचना है जिसमें इसके 6 बंध हैं और ये है H2O3। अगर यहाँ पर देखा जाए तो H2O3 और एक सोडियम यहाँ और एक सोडियम यहाँ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि संरचना बनाते हैं, क्योंकि जब हम देखें तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से ये यूज हो चुका है, यहाँ भी यूज हो चुका है। और इस सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले चुका है और बाकी जो है इनके साथ ये प्लस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर दिए हैं तो इस पर स्लाइडली प्लस, इस पर माइनस, फिर यहाँ पर जो है हमारे पास ये माइनस चार्ज में है और ये है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट का संरचना इस तरह से बनाते हैं। तो आप इसे बार बार लिखें कमेंट बॉक्स में और नोट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। तो हमने जो संरचना देखा है वे सोडियम थायोसल्फेट का यही संरचना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करें। हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था का बात करते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा डायग्राम बनाए साइड में पहले, फिर बात करें कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकलेगा और किस तरह से जो यहाँ पर एक सोडियम है। अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था का बात करते हैं तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, ये स्लाइटली प्लस है, प्लस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। और अगर हम इस सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था निकालें, इस सल्फर का, तो देखेंगे कि सल्फर के साथ जो अटैच है वही काउंट होता है। और ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम पहले पढ़े हैं कि जो चार्ज होता है उसके कनेक्टिंग परमाणु पर वही उसको ऐड करके 0 करते हैं। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पर सल्फर सल्फर से कनेक्ट है। जब भी सेम टू सेम एटम कनेक्ट होता है तो उस पर 0 माना जाता है। तो ये तो 0 है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम सल्फर को X लेंगे और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिए +1, तो +1 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिए और कुछ नहीं है इक्वल टू 0, तो हमारे पास x + 1 = 0। फिर से देखें कि सल्फर सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर सेम टू सेम होगा, तो इसका चार्ज 0 मान के चलेंगे। और सल्फर के साथ जो सोडियम जुड़ा हुआ है इस पर चार्ज +1 है और सल्फर का हम x लिए हैं, तो x + 1 और कोई चार्ज नहीं है इक्वल टू 0। देयरफॉर x = -1। तो एक तो हमारे पास इसका आया -1, हमारे पास चार्ज आया है। अब दूसरा बात कर रहे हैं इस सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो हमारे पास सल्फर का X, फिर हमारे पास सल्फर का X, फिर प्लस एक ऑक्सीजन -2, फिर एक ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन -2 होगा तो यहाँ पर -4 कर लेते हैं और फिर यहाँ पर -1 अभी निकाले हैं इधर, तो इसका भी वही होगा। तो यहाँ पर +-1 कर लेते हैं बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि सोडियम का तो हम ले नहीं सकते क्योंकि सोडियम डायरेक्ट इस सल्फर से कनेक्ट नहीं है। जब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तब इस सोडियम को लेते हैं, तो जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब बात करेंगे कि जब इसको निकालेंगे तो x - 5 = 0, x = +5।
तो हमारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का आया, एक +1 ये -1 और दूसरा +5 आया। अब अगर हम औसत निकालेंगे, औसत अगर निकालेंगे, दो का औसत अगर हमारे पास निकला तो सॉरी यहाँ पर सल्फर नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये एक बार देख लें, वो मिसिंग है, तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर हम देखे हैं कि -1 है। कैसे -1 है? क्योंकि सोडियम +1 है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर -1 लिए थे, तो x = +5। अगर हम अब बात करें औसत, औसत एवरेज निकालते हैं, औसत ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग निकाले तो औसत कब निकाला जाता है? औसत निकालने का हम लोग मैथ में रूल पढ़े हुए हैं कि जितना भी है उसको ऐड करके उसके जितना नंबर हम लिए हैं उससे उसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ऐड कितना है अगर हम देखें तो 2 है, तो 2 है तो -1 + 5/2 अगर सल्फर का हम औसत लेते हैं तो फिर हमारे पास हो गया ये +4/2 और 2। तो हमारे पास जो ऑक्सीकरण संख्या आया औसत वो आ गया 2, और 2 ही ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है कि औसत ऑक्सीकरण संख्या, इस यौगिक का औसत ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 2। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, हमने सल्फर का यौगिक देखा कि इम्पोर्टेंट कंपाउंड में पहला है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट है 2H2O3। उसका संरचना हमने देखा कि एक सल्फर से कनेक्ट है और ऑक्सीजन इस तरह से लगा हुआ है, और चूंकि प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस चार्ज ऑक्सीजन का। हमने इस सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था निकाला और देखा कि -1 आ रहा है, क्योंकि जब सल्फर से कनेक्ट होता है तो 0 माना जाता है, और ये +1, उससे हमने ये निकाला। फिर यहाँ ऑक्सीजन का हमने देखा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये लिया है, तो यहाँ माइनस चार्ज है, और फिर इसका माइनस लिया, 2 ऑक्सीजन का हमने -2 लिया, तो -4, इस तरह से +5 हुआ। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीकरण अवस्था है 2 सल्फर का। तो हमने जब इसका औसत निकाला टोटल, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीकरण अवस्था हमारा प्रदर्शित हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार लिखें, क्योंकि लिखने से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छी समझ में आ सकती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कोई भी क्वेरी है, अगर क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें। 4 2 3 1। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यौगिक है वो है Na2S4O6। ये 2 इम्पोर्टेंट है, जो हमने पहले बात किया था सोडियम थायोसल्फेट, और ये दूसरा Na2S4O6 है जिसका नाम है सोडियम थायोनेट। इंग्लिश में कहेंगे सोडियम थायोनेट, सोडियम थायोनेट। तो सोडियम थायोनेट इसका नाम है, और सोडियम थायोनेट, और जो इसका संरचना का बात करें हम लोग, स्ट्रक्चर का, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको देखना पड़ेगा। 4 सल्फर है इसमें। तो सबसे पहले 4 सल्फर को कनेक्ट कर दीजिए, 1 2 3 4। 4 सल्फर को पहले कनेक्ट कीजिए, और 2 लास्ट वाला सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कीजिए, जो पीछे हमने किया था पिछले सोडियम थायोसल्फेट में। तो 1 2 3, ये हो गया। फिर बार बार आप नोट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और कॉपी पे भी लिखें इसको बार बार, कि पहले सबसे पहले क्या करना है। Na2S4O6 में इसका नाम है सोडियम थायोनेट। इसमें क्या करना है सबसे पहले कि सल्फर को, 4 सल्फर को पहले कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4, और उस जिस तरह से जिसे थायोसल्फेट में किया था, ऑक्सीजन को भी कनेक्ट करेंगे
हमारे पास जो आया है वो सल्फर 1 2 3 4 और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारा ग्रुप बना है ऐसे ऐसे डॉट डॉट से दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे जो हमारा ग्रुप बना है डॉट डॉट से दिखाया जाए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो ग्रुप बना है हमारा ये है S4O6। वहाँ देखिए S4O6। अब यहाँ पर एक सोडियम कनेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर सोडियम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी क्या कनेक्ट करेंगे, सोडियम। अगर सोडियम आ गया तो सोडियम प्लस चार्ज है तो यहाँ प्लस स्लाइटली और यहाँ स्लाइटली माइनस, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्लस है और 2 माइनस है, तो एक के लिए 1 प्लस, 2 के लिए 2 माइनस, तो ओवरऑल इस पर -2 है। तो इस पर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि संरचना इसका देखते हैं सोडियम थायोनेट का, जो कि सोडियम जो दूसरा इम्पोर्टेंट यौगिक है। और इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसका फार्मूला है Na2S4O6। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 4 सल्फर को कनेक्ट किया आपस में सिंगल बॉन्ड से, और लास्ट वाले जो सल्फर पे हमने ऑक्सीजन कनेक्ट किया और डबल बॉन्ड से, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कनेक्ट किया, फिर एक सल्फर लास्ट में लगा दिया है। अब इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, तो हम लोग इस सल्फर का देखेंगे तो एक सल्फर 2 सल्फर से कनेक्ट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, 0। पहले भी किए हैं, अगर एक सल्फर कनेक्ट है किसी सल्फर से डायरेक्ट तो उसका ऑक्सीडेशन 0 होता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में। फिर इस पर भी ऑक्सीजन स्टेट 0, एक सल्फर 2 सल्फर से कनेक्ट है या एक सल्फर से डायरेक्ट कनेक्ट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। इसको लिख ले, कहीं पे बार बार लिख ले, इससे आपको याद रहेगा। अब बात आई इस सल्फर की, तो इस सल्फर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन -2, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, यहाँ पर -1, और ये सल्फर और ये 0। तो जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X -2 -2, तो -2 और फिर 0 और फिर -1 बराबर 0, 0 को लिखा नहीं है हमने। तो x -5 = 0, तो x = +5। यहाँ पर किस में आया, +5 में। अब अगर इसका भी हम निकालेंगे तो उसी तरीका से निकालेंगे कि इसको x लेंगे प्लस यहाँ -2, यहाँ -2 और यहाँ -1 है, ये 0 है, तो प्लस की जगह पर -2, फिर -1, फिर 0, therefore x -5 = 0, therefore x = +5। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया +5 यहाँ पे भी। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं +5। तो 2 इसका 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से हम लोग सल्फर का निकाले हैं। अब बात है औसत का, तो औसत देख लेते हैं हम। अगर हम औसत निकालेंगे, औसत जिसको एवरेज बोलते हैं, औसत ऑक्सीकरण अवस्था, तो हम लोग देखेंगे औसत में क्या होगा एवरेज में, कि एवरेज में सबको ऐड करेंगे तो +5 +0 +0 +5, और यहाँ इसका कर देते हैं, यहाँ =0 कर देते हैं, और जितना हमारे पास है टोटल, तो 1 2 3 4 इसी तरह औसत निकालते हैं हम लोग, सबको ऐड करके औसत निकालते हैं। फिर देखेंगे हम कि 5 और 5 10/4, और अगर हम इसको देखें तो 2.5 इसका औसत ऑक्सीकरण अवस्था आया है, औसत ऑक्सीकरण एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप इसको लिख लें, बार बार नोट करें। जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, 2.5 है, और संरचना को नोट करें, जो हम बोलते हैं उसको आप लिखें और बार बार रिमेंबर करें तो आपको जरूर याद होगा।
और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर इस तरह से हमारे पास दो हमने देखा है। तो एक शॉर्ट रिव्यू में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एलोट्रॉप्स देखा। इसका जो अपर रूप है, अपर रूप दो था, एक ऑर्थोरोम्बिक और दूसरा जिसको कहेंगे मोनोक्लिनिक। ए7 और ए6, ए7 क्राउन शेप का था जो आप बनाना सीखे हैं, दूसरा चेयर शेप का था। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट यौगिक देखा जिसमें दो यौगिक है, आपका सोडियम थायोसल्फेट जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा, ऑक्सीजन स्टेट निकाला। और दूसरा हमारे पास है सोडियम थायोनेट जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा और ऑक्सीजन स्टेट निकाला। तो आप इसको बार बार लिखें और याद रखें। तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है।